नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज चंचल कुमार शर्मा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हैप्पी वैली एकेडमी राइज का जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है और हमारी मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो सीरीज है इसमें आज हमारा 12वां सेशन है और हम बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध बादशाह के बारे में। ठीक है, सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले बादशाह के बारे में। जी हाँ, अकबर, जिसे पूरी दुनिया जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से, अकबर ए आजम के नाम से भी जानती है। और बहुत सारी चीजें हैं जो इस काल से हमें जाननी है, इस काल के बारे में हमें पता होनी चाहिए, हमसे पूछी जाती है ना। तो इन सब पर चर्चा करेंगे। एक बार कमेंट करके आप मुझे बता दें कि क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, किसी तरह का कोई इशू नहीं है, आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं। क्लियर, ऑल क्लियर, परफेक्ट। चलो तो जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी से, क्लास शुरू हो चुकी है। अगर आपको किसी के साथ शेयर करना हो, किसी को बताना हो तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी बता सकते हैं क्लास के शुरू होने के बारे में। सेशन को लाइक कर दिया हो तो अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे बच्चे कर चुके हैं, कुछ ने अभी भी नहीं किया है, तो जिन्होंने नहीं किया है वे भी कर लें, उनको याद दिला दूं, क्योंकि मुझे जितने लोग लाइव दिखाई दे रहे हैं उतने लाइक्स भी सेशन में अभी तक नहीं मिले हैं। इसका मतलब है कि कुछ लोग जो है छोटा सा काम भी ये ईमानदारी से अपना नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज लाइक कर दो, सेशन को शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी वैली एकेडमी का जो ये राइज का हमारा चैनल है, बहुत सारे आपने देखा होगा इस तरह के वीडियोस, कंटेंट लगातार आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। टीम हैप्पी वैली एकेडमी लगातार प्रयास कर रही है कि आप लोगों को एक बेहतर, एक क्वालिटी एजुकेशन यहाँ से दी जा सके। ऐसे हमारे भाई बंधु जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, भारत के किसी भी हिस्से में रहते हैं और अच्छी क्वालिटी वाली किसी तैयारी के, ठीक है, खोज में, तो यहाँ आपकी वो खोज समाप्त होती है। हैप्पी वैली एकेडमी का पेड बैच भी आ चुका है, आप सभी को पता है। 15 मई से हमारा पेड बैच स्टार्ट हो गया है। अभी सिर्फ तीसरा ही दिन है आज, 15 और 16 2 ही दिन हुए हैं। जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं और लेना चाहते हैं अभी भी ले सकते हैं। 50% डिस्काउंट वाला ऑफर अभी भी आपको मिल रहा है। 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है आपको, मतलब आधी फीस में फ्लैट डिस्काउंट है। ईएमआई का ऑप्शन भी है, इसमें भी आप अपना जो अमाउंट है वो किश्तों में जमा कर सकते हैं, ईएमआई में जमा कर सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल तक का, जिन बच्चों का अभी 12th हुआ है, जिनको अभी समय है ग्रेजुएशन में एग्जाम देने में, उनके लिए 3 साल का भी फाउंडेशन बैच है, 2 साल का भी है, 1 साल का भी है। मतलब 25, 26, 27 तक की तैयारी आपको यहाँ पर हो जाएगी और इस सब में आपको 50% डिस्काउंट है। ऑप्शनल भी अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चों का डिमांड था, मांग थी कि सर हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा दीजिए, तो हिस्ट्री ऑप्शनल मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। जियोग्राफी ऑप्शनल नवीन सर पढ़ा रहे हैं। तो यदि इन दो में से आपका कोई ऑप्शनल है तो आप हमारा ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और कॉम्बो भी ले सकते हैं ना, जिसमें आपको इन 2 ऑप्शनल के साथ जीएस मिल जाएगा पूरा। प्री, मेंस, मॉक इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन इसमें शामिल है, सीसेट भी है, जीएस भी है, हिंदी इंग्लिश के क्वालिफाइंग पेपर भी है, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा भाई, मात्र 13,000 रुपए में। सोचिए, अगर आप कैलकुलेट करते हैं, जो कि बहुत सिंपल सा है, 35 रुपए प्रतिदिन। ठीक है, 35 रुपए में आजकल जो है ना, लोगों को नाश्ता भी ठीक से नहीं मिलता है। 35 रुपए प्रतिदिन अगर आप पे कर सकते हैं तो आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और हैप्पी वैली एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। जिन बच्चों ने हैप्पी वैली एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, आज ही जल्दी से हैप्पी वैली एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ पेड बैच नहीं और भी बहुत कुछ आपको कंटेंट इस एप्लीकेशन पर फ्री में मिलेगा। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें। इसमें आपको फ्री कोर्सेज भी मिलेंगे, इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेगा, PYQs मिलेंगे, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी के अगर पुराने पेपर्स चाहिए, एनसीईआरटी चाहिए, हैप्पी वैली एकेडमी की एप्लीकेशन पर जाइए, फ्री में आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है,
चलिए, तो हम लोग बात करेंगे, मुगल काल हमारा चल रहा है और पिछले सेशन में हमने बात की थी हुमायूं के बारे में, है ना। मुगल सल्तनत के, मुगल वंश के 2 बादशाह हम लोग कर, अभी नहीं है लेकिन आने वाली है। टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी क्योंकि अभी तो पहला ही महीना है ना। टेस्ट सीरीज भी आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। हाँ, PYQs हैं यूपीएससी के, यूपीपीसीएस के, बीपीएससी के, एमपीपीएससी के। अगर आप पुराने पेपर्स देखना चाहते हैं और कुछ नोट्स PDF वगैरह, तो वो आपको अभी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। उस पर काम चल रहा है और भी बहुत सारा कंटेंट हम धीरे धीरे अपलोड उस पर करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करें। तो हम लोग बात करेंगे अकबर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुई, जब बाबर ने जीता पानीपत का पहला युद्ध। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, तो बाबर का काम खत्म हो गया, है ना। लेकिन मुगल वंश की नींव भारत में उसने डाल दी। उसके बाद हुमायूं, जो उसका बड़ा बेटा था, 1530 में हुमायूं जो है वो गद्दी पर बैठा और 1530 से 1540 तक वो गद्दी पर रहा। फिर शेरशाह सूरी ने उसको पराजित करके भगा दिया। फिर वो इधर उधर भटकता रहा, 1540 से 1555 तक भटकता रहा। 1555 में जो है फिर से हुमायूं गद्दी पर बैठा और फिर से मुगल वंश भारत में आ गया। लेकिन कुछ समय के बाद हुमायूं की भी मृत्यु हो गई। आपको पता है कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरते से माना जाता है कि धुत नशे में था, बहुत ज्यादा नशे की हालत में था और ऐसे में सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। मुगल वंश का तीसरा शासक अब है अकबर। अकबर के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। कई लोग अकबर महान भी बोलते हैं, अकबर द ग्रेट कहते हैं। दरअसल इस नाम का मतलब ही महान होता है, आप समझ रहे हैं। अरबी भाषा में जब आप शब्द बोलते हैं ना अकबर, अकबर का मतलब अरबी भाषा में महान ही होता है। और इसका और भी कई नाम है, जैसे जलालुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है, बदरुद्दीन मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि अकबर का जन्म जो है ना पूर्णिमा के दिन हुआ था। कब हुआ था? जब फुल मून होता है ना, पूरा चांद, पूर्णिमा के दिन अकबर का जन्म हुआ था। बद्र का मतलब होता है पूरा चांद, बद्र का मतलब होता है पूरा चांद, और इसीलिए इसको बदरुद्दीन भी कहा जाता है। बदरुद्दीन, जलालुद्दीन, अकबर आजम भी कई लोग कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो अकबर जो है, पिता की मृत्यु के बाद में अकबर गद्दी पर बैठा मात्र 13 वर्ष की आयु में। अब आपको बताऊं, उस समय अकबर की आयु बहुत कम थी क्योंकि अकबर का जन्म ही 1542 में हुआ। कब हुआ? जब हुमायूं के पास राजकाज कुछ भी नहीं था, जब हुमायूं निर्वासन में घूम रहा था ना, भटक रहा था इधर से उधर, तब अकबर का जन्म हुआ था राणा अमरसाल के यहाँ पर। ठीक है, तो राजपूत शासक के यहाँ पर अकबर का जन्म हुआ मात्र 13 वर्ष की उम्र में। कहाँ है ये वर्तमान में? सिंध में, पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध में, पाकिस्तान में, वहां पर। ठीक है, वहां इसका जन्म हुआ था। तो चलो जानते हैं अकबर के बारे में शुरुआत से। तो राणा अमरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ, है ना। तो अकबर जो है वो तब पैदा हुआ जब पिता जो है दर दर की ठोकरें खा रहा था, कोई ठिकाना ही नहीं था। ऐसे में उसने राजपूत राणा वीरसाल के यहाँ पर शरण ली, अमरकोट के राजपूत राणा जो सिंध में पड़ता है, पाकिस्तान में। लेकिन वहां भी बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहा। उसके बाद रीवा में भी यहाँ के काफी समय तक अकबर रहा। फिर उसके चाचा जो है अस्करी, उसके यहाँ भी रहा, लाहौर रहा, कंधार रहा, काबुल में रहा, अलग अलग जगहों पर कुल मिला के भटकता रहा। और फाइनली जब हुमायूं को गद्दी मिली तो फिर अकबर वापस दिल्ली आया। तो जब हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित हुआ तो कुछ समय के लिए उसने निर्वासित जीवन बिताया। इस बारे में हम लोग पिछले सेशन में पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं कि वो किस प्रकार से भटकता रहा था। और उसी समय 1542 में अमरकोट के जो राणा राजपूत शासक थे वीरसाल, उनके यहाँ पर जन्म हुआ। नई नई पत्नी थी हुमायूं की, हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम के गर्भ से जन्म होता है। अब 3 साल की आयु के बाद अकबर की भेंट अपने पिता से हुई पुनः, मतलब क्योंकि वो भटक ही रहा था इधर उधर, कोई ठिकाना नहीं था, तो बाप बेटे का मिलना भी ज्यादा नहीं हो पाता था।
हुमायूं ने कंधार और काबुल पर अधिकार कर लिया उस समय जब, उसका नाम रखा गया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। यहीं पर नाम रखा गया जलालुद्दीन मोहम्मद। ये बात तो आपको पता है कि पिता के पक्ष से ये तैमूर वंशीय हैं और माता के पक्ष से ये मंगोल चंगेज खां के वंशज हैं। मतलब तुर्क और मंगोल दो जातियों का रक्त जो है ये मिश्रित है मुगलों में। तो यहां जन्म हुआ और नाम रखा गया जलालुद्दीन मोहम्मद। मैंने आपको बता ही दिया। कई लोग तो ये मानते हैं कि अकबर नाम जो है वो प्रजा ने दिया था खुश होके, क्योंकि अकबर को कई सारे लोग मानते हैं कि उसने बहुत सहिष्णुता की नीति अपनाई। सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है अकबर मुगल बादशाहों में। यहां तक कि कई सारे लोग तर्क भी देते हैं कि जजिया कर जो लगाया जाता था हिंदुओं पर उसको समाप्त कर दिया अकबर ने, है ना। तो अकबर को सर्वप्रथम औपचारिक रूप से गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया। जब दिल्ली पर कब्जा कर लिया हुमायूं ने वापस, तो उसको पंजाब का सूबेदार बना दिया गया और उसका संरक्षक बनाया गया बैरम खां को। बैरम खां कौन है? बैरम खां हुमायूं का साड़ू भाई होता था और उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर ही बाबर ने उसको अपने साथ रखा था। फिर उसके बाद वो हमेशा उनके साथ रहा, यहां तक कि जब हुमायूं पराजित हुआ शेर शाह सूरी से चौसा के युद्ध में, कन्नौज के युद्ध में, तब भी बैरम खां उसके साथ था और बहुत सारी लड़ाइयों को जीतने में, लड़ने में बैरम खां ने हुमायूं की जो है मदद की, सहायता की। और बैरम खां और हुमायूं के बीच में बहुत घनिष्ठ मित्रता भी हो गई, अच्छी खासी दोस्ती थी हुमायूं और बैरम खां के बीच। जब हुमायूं मर गया तो उसके बाद, क्योंकि अकबर छोटा था, अल्पवयस्क था, मात्र 13 साढ़े 13 साल का था, तो बैरम खां उसका संरक्षक बन गया। मतलब बैरम खां ने ही पूरा मामला संभाला और अकबर जो है उसको पूरा देख रेख किया। तो बैरम खां को उसका संरक्षक बनाया गया। अब फरवरी 1556 के आसपास जब अकबर पंजाब में सिकंदर सूर के दमन के लिए सैनिक कार्यवाही में व्यस्त था, तब उसके पिता हुमायूं की असामयिक मृत्यु हो गई। उसी समय आप देखोगे कि ठीक है, आदिल शाह के जो सेनापति थे हेमू के बारे में भी बात करेंगे। हेमू ने कब्जा कर लिया दिल्ली आगरा पर वापस, फिर अकबर को जीतना पड़ा था आगरा दिल्ली को फिर से हेमू से। तो पंजाब के गुरदासपुर जिले में जब अकबर सिकंदर शाह सूरी के खिलाफ अभियान कर रहा था, जो अफगान था, उसी समय पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई। और पिता के मरने के बाद, उस समय अकबर पंजाब में था ना, तो वहीं पर उसका राज्याभिषेक किया गया। पंजाब के कालानौर में उसके संरक्षक बैरम खां ने फरवरी 1556 में उसका जो है वहीं पर एक सिंहासन बनाया, ऐसा कहा जाता है ईंटों का सिंहासन बनाया, और वहीं पर अकबर का राज्याभिषेक कर दिया गया। ठीक है, वहीं पर उसको अगला बादशाह बना दिया गया और उसका संरक्षक बन गया। फिर हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली और आगरा पर फिर से सूरी वंश का शासक हो गया। हेमू के नेतृत्व में, जिसने पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था अकबर के साथ, तो हेमू के नेतृत्व में अफगानों ने फिर से सूरी वंश की स्थापना कर दी। मतलब अफगान और मुगल लगातार आपस में यह संघर्ष चल ही रहा है। पानीपत के पहले युद्ध में हमने देखा किस प्रकार से इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली। फिर हुमायूं को पराजित करके शेर शाह सूरी ने फिर अफगानों की शुरुआत कर दी, फिर सूरी वंश की स्थापना की, मुगलों को खदेड़ दिया। फिर हुमायूं ने अफगानों को पराजित करके फिर दिल्ली पर कब्जा कर लिया, फिर मुगल वंश आ गया। उसके बाद एक बार फिर ऐसा हुआ कि दिल्ली आगरा पर फिर से मुगल वंश चला गया और सूरी वंश आ गया। यह हुआ अकबर के समय। जब हुमायूं मर गया, अकबर पंजाब में था, उसी समय सूरी वंश के एक शासक आदिल शाह सूरी के सेनापति हेमू ने क्या किया, दिल्ली फिर जीत ली, आगरा का किला फिर जीत लिया गया। मतलब फिर मुगल हार गए इस इलाके में। तो अब अकबर को फिर से जो है अपना राज्य हासिल करना था, इसीलिए पानीपत का दूसरा युद्ध आप लोग पढ़ा होगा ना आपने। 1556 में अकबर बादशाह बना और 1556 में ही पानीपत का दूसरा युद्ध हो गया। तो पानीपत का दूसरा युद्ध इसीलिए हुआ था क्योंकि फिर से मुगल वंश को लाना था दिल्ली की गद्दी पर आगरा में, और दूसरी तरफ अफगानों का नेतृत्व कर रहा था हेमू। ये युद्ध हुआ अकबर और हेमू के बीच, है ना। मुगल बादशाह अकबर
और दूसरी तरफ अफगान सेनापति हेमू या प्रधानमंत्री बोल लो, जिसका ये एक हिंदू सरदार था, ठीक है, ये हिंदू था लेकिन अफगानों के लिए लड़ रहा था, और इसे इतिहास में हेमचंद्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई थी। आपने ये उपाधि पढ़ी होगी, प्राचीन भारत में बहुत सारे राजाओं ने इस उपाधि को ऐसा माना जाता है। 14 विक्रमादित्य जो है हुए हैं, आपने पढ़ा होगा ना विक्रमादित्य द्वितीय। तो विक्रमादित्य द्वितीय जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, विक्रमादित्य जो है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे फेमस विक्रमादित्य माना जाता है गुप्त वंश का। तो ऐसे बहुत सारे विक्रमादित्य हुए हैं। हेमू या हेमचंद्र जो 22 लड़ाइयां लड़ चुका था इस युद्ध से पहले, और कभी भी हारा नहीं था, एक भी लड़ाई नहीं हारा था, इसीलिए इसको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। समझ में आया आपको? अब यह भी है कि हेमू का भी जीवन बड़ा अपने आप में विचित्र सा और जो है बड़ा रोचक है। आप देखोगे ये वो व्यक्ति है जिसकी शुरुआत एक व्यापारी से हुई, जिसने नमक बेचा, व्यापार किया, छोटा मोटा धंधा किया, बाद में ये पूरे बाजार का निरीक्षक बना, और ज्यादा जो है आगे बढ़ते बढ़ते जो है ये सेनापति के पद तक पहुंच गया, प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गया। जब शेर शाह सूरी मरा तो उसका जो उत्तराधिकारी आया इस्लाम शाह, उसके बाद से हेमू लगातार ताकतवर होता चला गया, उसकी शक्ति जो है बढ़ती चली गई। 22 लड़ाइयां लड़ी अफगानों की तरफ से, एक में भी नहीं हारा, और आखिरकार जो है आदिल शाह जो सूरी वंश का राजा था उसने इसको विक्रमादित्य की उपाधि भी दी। समझ में आया यहां तक? तो पानीपत का दूसरा युद्ध इसी हेमचंद्र, विक्रमादित्य या हेमू और अकबर के बीच में हुआ। नवंबर 1556 की बात है। अकबर और हेमू की सेना के बीच में यह युद्ध हुआ, और ऐसा माना जाता है कि यह युद्ध ऑलमोस्ट हेमू जीत चुका था। मतलब अफगानों ने मुगलों को धूल ही चटा दी थी, ये युद्ध अकबर हार ही गया था, जीत लगभग तय दिख रही थी हेमू की, अफगानों की। उसी समय एक बड़ी दुर्घटना हुई। एक तीर जो है हेमू की आंख में आकर लग गया, है ना। ये मेन आदमी था, यही नेतृत्व कर रहा था। इसी की वजह से सेना में इतना जोश था, इतना आत्मविश्वास था, इतनी जो है वो मोटिवेट फील कर रही थी अपने आप को सेना, और अचानक से हेमू की आंख में आकर एक तीर लगता है, वो घायल हो जाता है, अपने हाथी से गिर जाता है, और उसी मौके का फायदा उठाकर बैरम खान जो अकबर का संरक्षक था, उसने सर धड़ से अलग कर दिया हेमू का, उसने हेमू का सिर काट दिया। ठीक है, तो वो तीर उसकी आंख में लगा, वो मूर्छित होकर गिर गया, और बैरम खान ने जो है क्या किया, बैरम खान ने तुरंत देर नहीं की और उसका सिर काट दिया। बस सेना जो है अफगानों की तितर बितर हो गई। अफगान सेना में खलबली मच गई, और हेमू को मार दिया, है ना। एक समय ऐसा होता था कि इंडिया में सचिन तेंदुलकर जो है ना, सचिन तेंदुलकर पूरे 11 खिलाड़ियों में बस एक खिलाड़ी पर नजर होती थी सब। सचिन जब तक आउट नहीं होता था ना, सामने वाली टीम अपने आप को जीता हुआ फील नहीं करती थी। और सचिन वो केंद्र थे, वो धुरी थे, जिनके आसपास बाकी भारतीय बल्लेबाज कुछ रन बना लिया करते थे, और वो भी योगदान दिया करते थे। सचिन को आउट कर दिया तो सामने वाली टीम को ऐसा फील होता था कि हम मैच जीत गए। और हमारी टीम की हालत थी कि सचिन के आउट होने के बाद हमारे हौसले पस्त हो जाते थे। इंडियन क्रिकेट टीम जो है, जो खेल रही होती थी ना, वो वही मैच हार जाया करती थी। उनको मतलब सचिन के आउट होने के बाद कई बार जो है ना, उनका मनोबल गिर जाता था। तो वही हुआ, हेमू के गिरने के बाद उसको मार दिया गया बैरम खां के द्वारा। खलबली मच गई, विजय अचानक से पराजय में बदल गई, एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, और अकबर जो है वो इस युद्ध को जीत गया, और फिर से मुगल वंश की स्थापना हो गई। फिर से दिल्ली और आगरा में अकबर का शासन आ गया, मुगल वंश का शासन आ गया। ठीक है, आ गया समझ में यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? बड़ा सीधा सीधा मामला, कहानी की तरह देखो, स्टोरी की तरह देखो कि मजा आएगा आपको। अब इसके बाद जो है फिर से क्या हुआ, फिर से मुगल वंश आ गया, और अब अकबर शांति से बैठ गया। बैरम खां को बनाया गया संरक्षक।
पूरा सब कुछ, चूंकि मैंने कहा कि अकबर अल्पवयस्क था, छोटी उम्र में था, तो इसीलिए सब कुछ बैरम खां ने संभाला। इसको अकबर खान चाचा भी बोलता था, खान बाबा भी बोला करता था, ये सब सुनने में आता है। 1556 में पानीपत के युद्ध के जीतने के बाद से 1560 तक, अगले 4 साल तक पूरी तरह से अकबर जो है वो बैरम खां के प्रभाव में रहा। सारी चीजें लगभग बैरम खां तय करता था, मतलब बैरम खां बहुत शक्तिशाली हो गया। हालांकि वो अकबर का हितैषी था, कभी भी उसने अकबर के विरुद्ध जाने का नहीं सोचा, कुछ गलत नहीं सोचा, वो अकबर के हित के लिए ही काम करता था। पर क्या होता है ना कि हमारे यहाँ लोग बहुत जल्दी किसी की सफलता से जलने लग जाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति सफल होता है ना, या कोई अच्छा कर रहा होता है, तो लोग जलते हैं। अकबर के दरबार में भी कुछ लोग ऐसे थे जो बैरम खां से जलने लगे थे। उनको पसंद नहीं था कि बैरम खां जो है वो सारी चीजें तय करे, अकबर जो उसकी एक एक बात माने, पूरी तरह से अकबर उसके प्रभाव में रहे। तो उसके खिलाफ लगातार दरबार में षड्यंत्र होने लगे, साजिशें होने लगी, समझ रहे हो। और इसमें सबसे आगे थी माहम अनगा, एक औरत जिसको आप माहम अनगा के नाम से या महामंगा भी बोल देते हैं कई लोग। माहम अंगा या माहम अनगा नाम की थी, जो कि अकबर की दूध माता, धाई मां मानी जाती है, जिसने अकबर को पाला पोसा। तो वो महिला जो है, वो औरत सबसे ज्यादा उसने गुट बना लिया और वो लगातार बैरम खां के खिलाफ अकबर को भड़काने की कोशिश करती रही, लगातार बैरम खां को नीचा दिखाने की कोशिश करती रही। हालांकि बैरम खां ने ऐसा कुछ किया नहीं। पर एक समय ऐसा आया कि अकबर, होता है ना कि 100 बार भी इंसान जब बोलता है ना कोई बात, तो एक आध बार तो यकीन करने में आ ही जाता है, मानने में आ ही जाता है। अकबर भी मान बैठा कि बैरम खां जो है वो मनमानी कर रहा है, बैरम खां अपने हिसाब से चीजें कर रहा है, या वो कुछ गलत कर रहा है। तो अकबर ने बैरम खां को जाने का आदेश दे दिया कि आप जो है चले जाओ, यहाँ से तीर्थ यात्रा पर चले जाओ, हज पर चले जाओ। तो बैरम खां को दरबार से भगा दिया गया। हालांकि उसको रास्ते में मार भी दिया गया, गुजरात के आसपास उसकी हत्या भी कर दी। अब कई लोग तो ये बोलते हैं कि अकबर ने ही मरवा दिया, ऐसा भी बोलते हैं कि अकबर के द्वारा ही उसकी हत्या करवाई गई। जो भी हो, पर उसकी हत्या कर दी गई, चाहे वो अकबर ने उसकी हत्या करवाई हो, दरबार में उसके दुश्मनों ने करवाई हो, जो भी हो, ठीक है। तो ये बैरम खां वाला काल है जिसमें अकबर को उसने संरक्षित किया। वो अकबर का संरक्षक था, अभिभावक था, गाइड था, मेंटोर था, जो बोलना हो बोल लो, ठीक है। हुमायूं ने जब अकबर को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया था, मैंने आपको बताया था, उसी समय उसने जो है बैरम खां को इसका संरक्षक नियुक्त किया था, क्योंकि वो बैरम खां पर बहुत विश्वास करता था। वो उसका पक्का दोस्त था। पक्का दोस्त समझते हो, हमारे बोलते हैं पक्का दोस्त, मित्र, है ना, वैसा क्लोज फ्रेंड। तो उसको संरक्षक नियुक्त किया। ये तुर्कमेनिस्तान से आया था और ये फारस के शिया संप्रदाय से संबंधित था। और मैंने आपको ये भी बताया कि हुमायूं का साड़ू भी लगता था। साड़ू समझते हो, पत्नी की बहन का पति ना, ये हुमायूं का साड़ू भी लगता था। 1556 में जब अकबर शासक नियुक्त हुआ तो बैरम खां की ईमानदारी के कारण उसको संरक्षक खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये उपाधि भी इसको दी गई, खान ए खाना, ठीक है। आखिरकार 1556 से 1560 तक का जो ये काल है, ये उसके संरक्षण का काल है। महत्वपूर्ण गतिविधियां जो इस काल में हुई और बैरम खां के संरक्षण का काल ये माना जाता है। अब यही चीज जो मैं आपको बताऊं कि अकबर को शुरुआत में दुनिया भर की परेशानियों से बचाने में, उसके शासन को सुदृढ़ करने में, उसको एक प्रकार से बादशाह बने रहने में बहुत योगदान था बैरम खां का। बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले जो है किया था बैरम खां ने इस पूरे मामले में, ठीक है। तो ये बैरम खां का संरक्षण काल है जो मैंने आपको बताया। इसके संरक्षण में पानीपत का दूसरा युद्ध जो अभी जीता, हेमू को पराजित करके, वो तो जीता ही सही। उसके अलावा उत्तर भारत की राजनीतिक विजयों का भी आरंभ हो गया। ग्वालियर, जौनपुर और चुनार को जीता गया। जौनपुर का गवर्नर जमाल को बनाया गया, इसके बाद में विद्रोह भी किया। तो शुरुआत में बैरम खां के नेतृत्व में जो है, वॉइस कम है क्या, आवाज ठीक से आ रही है? मुझे जहां तक लग रहा है आवाज में कोई इश्यू आ रहा है क्या आप लोगों को? एक बार कमेंट करके बताओ, आवाज ठीक से आ रही है? किस आपको अगर कम आ रही है तो एक बार आवाज बढ़ा लो अपने फोन की। मैं इसीलिए क्लास शुरू करने के पहले ही सबसे पूछ लेता हूं, ऑडियो वीडियो क्लियर है, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है?
चलो, तो ये बैरम खां ने ही बहुत ज्यादा साथ दिया अकबर का इस पूरे काल में, और उसको खाने खाना की उपाधि भी उसने दी थी, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको बताया, बैरम खां के बढ़ते प्रभुत्व से, शक्ति से कई लोग इनसिक्योर फील करने लगे। उनको लगने लगा कि हमारा तो कोई वैल्यू नहीं रही, हमारे तो कोई बात। तो आपको एक बात बताऊं मैं आपसे, कई बार लोग आपके खिलाफ बातें करेंगे, कई बार लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र भी करेंगे। ऐसे में कई बार हमारे दिमाग में ये फील आती है कि हमने क्या गलत किया, हमने किसी का क्या बिगाड़ा ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने किसी का बिगाड़ा हो कुछ और वो आपके खिलाफ काम कर रहा है। कई बार आप सही हो रहे हो, सही काम कर रहे हो, तो भी लोग आपके खिलाफ काम करते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। और वो इसलिए क्योंकि उनको जो है या तो आपकी सफलता पच नहीं रही है, या फिर आप उनसे आगे निकल गए हो जो वो देख नहीं सकते, या उनको आपसे आगे बढ़ना है तो वो इस तरह की कई बार छोटी हरकतें करते हैं। तो आप परेशान मत होइए, समझ रहे हो, मैं आपको एक काम की बात बता रहा हूं कि अगर आप सही हैं तो अपना काम करते रहिए, मत सोचिए, मत परेशान होइए कि कोई आपके खिलाफ क्या बोल रहा है, क्या बातें कर रहा है, बुराई कर रहा है, करने दो, है ना। तो ये वैसे ही बैरम खां गलत नहीं था, बैरम खां सही था। बैरम खां ईमानदारी से काम भी कर रहा था, मुगल साम्राज्य का हितैषी था, वेल विशर था, साम्राज्य के लिए बहुत कोशिशें कर रहा था। लेकिन उसके बाद भी जो है बैरम खां के साथ अच्छा नहीं हुआ, तो उसके खिलाफ विरोध होने लगा, काफी सारे लोग उसके खिलाफ हो गए। और धीरे धीरे अकबर भी, क्या होता ना कि जब एक समय के बाद, आपको पता है कि बच्चे तो माता पिता के साए में भी छटपटाने लगते हैं। अगर माता पिता थोड़े से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, बच्चों के लिए सारे निर्णय माता पिता लेते हैं ना, तो कई बार बच्चे माता पिता से भी छटपटाने लगते हैं कि हमको अपना काम या निर्णय, डिसीजन खुद लेने दो, हमारी लाइफ हम जिएंगे अपने हिसाब से। तो बैरम खां को कब तक सहन करेगा अकबर? अकबर को लगेगा कि यार अब मैं बड़ा हो गया हूं, मेरे डिसीजन मैं ले सकता हूं, पहले मैं 13 साल का था, तुमने कर लिया, अब मैं 17 साल का हो गया हूं, है ना, और 17 साल में भी अपने डिसीजन नहीं ले सकता क्या? नया नया जोश होता है, नया नया खून होता है, गर्म खून होता है। तो अकबर की भी इच्छा हो रही थी कि ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाऊं, अब मैं ज्यादा एक्टिव हो जाऊं। आखिरकार 1560 तक बैरम खां का प्रभाव बहुत कम हो गया, और एक समय बैरम खां को अकबर ने कहा चलो जाओ, ठीक है, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो बैरम खां को जो है अकबर ने कहा कि तुम हज पे चले जाओ, मक्का चले जाओ, है ना, यात्रा करो, घूमो फिरो आराम से। 1561 में, जैसे कई बार माता पिता को बच्चे बोल देते ना, ज्यादा बड़े होने के बाद उनको लगता है कि वो फिजूल में परेशान कर रहे हैं कि आप तीर्थ यात्रा पे चले जाओ या रिटायर हो जाओ, अब दुकान पे मैं बैठूंगा, समय देखूंगा। ये वैसे ही था। यात्रा के दौरान गुजरात में पाटन पर जो है उसकी हत्या भी कर दी गई। बैरम खां की हत्या की गई या करवाई गई, ये सब चीजें में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आखिरकार उसको मार दिया गया, ठीक है। बैरम खां ने, चूंकि उसका योगदान मैं आपको बता रहा था बड़ा महत्वपूर्ण है, यहां तक भी कहा जाता है कि उसने कल्ले मीनार भी बनवाई थी। कल्ले मीनार समझते हो? कल्ले मीनार मतलब युद्ध में जब जीता जाता था तो सामने वाले जो सैनिक या जो भी लोग हैं जो पराजित हुए हैं, उनके सिर से जो है मीनार बनवाना। कल्ले का मतलब होता है सिर। कल्ले मीनार, जहां ईंट पत्थर की जगह सिर का प्रयोग करके जो है मीनार बनवाई गई। तो ऐसी चीजें भी बैरम खां ने की हैं। वो एक प्रकार से बहुत क्रूर था, कठोर था, लेकिन जो भी था मुगल साम्राज्य के हित में था। बाकी लोगों के लिए खराब होगा, लेकिन मुगल साम्राज्य के लिए अच्छा था, ठीक है। अब बैरम खां की हत्या के बाद उसकी जो विधवा, ऐसा माना जाता है कि जो बैरम खां की विधवा थी उससे अकबर ने शादी कर ली, निकाह कर लिया, और उसका एक बेटा भी था 5 साल का, उसको उसने अपना पुत्र मान लिया, उसको एक प्रकार से गोद ले लिया। उसको जो है अब्दुल रहीम के नाम से दुनिया जानती है। इन्हें अब्दुल रहीम खान खाना भी कहा जाता है। और आपने जो है रहीम के दोहे सुने? रहीम के दोहे, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत रही नहीं, लिपटे रहत भुजंग, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। सुने रहीम के दोहे? ये जो रहीम है ना, ये यही है
बैरम खां का पुत्र और अकबर ने इसको गोद लिया था। अकबर का दत्तक पुत्र बोल सकते हो, खाने खाना की उपाधि दी। अकबर के नवरत्नों में से एक था। ठीक है, अकबर के भी नवरत्न आपने पढ़े होंगे, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे, अकबर के भी। हाँ ये देखो हमारे यहाँ तनिष्का ने भी एक, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, ठीक है, जोड़े से भी ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। और भी कुछ याद होंगे ऐसे, जैसे तुलसीदास के दोहे भारत में बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं ना, कबीर के दोहे बोलते हैं, उसी तरह का एक स्थान भारत में रहीम का भी है। दोहों में बहुत सारे दोहों की रचना जो है रहीम ने की है, कई जगह बजते भी रहते हैं, देखा होगा आपने। तो ये अब्दुल रहीम खां ने खाना, ये बैरम खां का पुत्र, जिसको अकबर ने बाद में गोद ले लिया। अब बैरम खां का काल खत्म। अगला जो काल यहां पर आता है, इस काल को जो है पेटिकोट शासन कहते हैं। आप देखोगे 1560 से 1564 का अगले 4 साल, पहले के 4 साल अकबर के चले गए बैरम खां के चक्कर में, उसके संरक्षण में। अगले 4 साल जो आप देखोगे वो 4 साल आते हैं पेटिकोट शासन के, या पर्दा शासन भी कहते हैं। इसका कारण बताता हूं। इसका कारण है कि अब साम्राज्य में, दरबार में उन लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई, प्रमुख हो गई, जो महिलाएं थी। आमतौर पर महिलाओं का एक गुट था और वो ज्यादा चीजें जो है तय कर रही। जैसे पहले बैरम खां, तो बैरम खां को हटा दिया। जिस महिला ने इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, अब वो यहाँ पर प्रमुख हो गई, जिसका नाम था माहम अनगा, जो मैंने आपको बताया था अकबर की धाई माँ। कई स्त्रोतों में 1560 से 1562 भी आपको मिल जाएगा। तो इस पूरे गुट में अकबर के रिश्तेदार और अकबर के विश्वास पात्र लोग शामिल थे। ठीक है, इसको पेटिकोट शासन या पर्दा शासन कहते हैं उस काल में। इन वर्षों में अकबर के निर्णयों में इस समूह की विशेष भूमिका थी। सारे निर्णय जो अकबर के द्वारा लिए जाते थे वो ये लेते, मतलब पहले वो ले रहे थे, अब ये लेने लगे। अकबर अभी भी अपने निर्णय खुद नहीं ले पा रहा है। ठीक है, तो इसमें माहम अनगा मिलेगी, जो अकबर की धाई माँ थी, मैंने आपको बताया। ठीक है, आदम का या अधम खां उसका पुत्र, जीजी अनगा, दिल्ली की राज्यपाल शिहाबुद्दीन, ये सारे जो है कुछ प्रमुख लोग थे। और इन्हीं लोगों का शासन, मतलब शासन के एक प्रकार से प्रमुख रोल इन्होंने ही निभाया था इस पूरे काल में। अब अधम खां और महामनगा की मृत्यु के बाद 1564 में ख्वाजा मुअज्जम को दिए गए मृत्युदंड के बाद ये गुट जो है वो समाप्त हो गया, इस गुट का प्रभाव खत्म हो गया। और उसके बाद जो है अब अकबर ने स्वयं से, हम कहते हैं ना वास्तविक शासन, अभी तक अकबर नाम मात्र का शासन था, अब अकबर शासक बन गया, वास्तविक रियल हेड हो गया यहां से। और पेटिकोट शासन के अंतर्गत मुगल सत्ता के द्वारा मालवा और गोंडवाना का क्षेत्र जीत लिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं अकबर के राजनीतिक अभियान। यहां तक समझ गए आप लोग? यहां तक तो आपको समझ में आ गया ना किस प्रकार से पानीपत का युद्ध जीता गया, बैरम खां के संरक्षण का काल आपको समझ में आ गया, अकबर के शुरुआती जो जीवन के कुछ दिन थे, साल थे, वो हमने देखे। आखिरकार मुगल वंश की वापस से जो है नींव सुदृढ़ हो गई और अब करना था विस्तार। हुमायूं के मरने के समय अकबर के पास जो राज्य था वो बेसिकली काबुल से दिल्ली का इलाका था, बस बहुत ज्यादा बड़े इलाके पर मुगलों का शासन उस समय था नहीं। ठीक है, तो अकबर को जो है क्या करना पड़ा, अब अकबर को अपने राज्य का विस्तार, तो इसने धीरे धीरे राज्य का विस्तार किया, कई सारे राजनीतिक अभियान किए और उस पर हम लोग एक बार नजर डाल लें। सबसे मालवा का राज्य विस्तार। ठीक है, मालवा में आक्रमण उसने किया। मध्य भारत में मालवा पर बाज बहादुर का शासक था। बाज बहादुर का नाम सुना होगा आपने, है ना? बाज बहादुर का शासक था। 1561-62 में बाज बहादुर पराजित हुआ। लूट में अपार संपदा मुगलों के हाथ में लगी। रूपमती जो उसकी पत्नी थी ना, बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कथा बड़ी प्रसिद्ध है। कभी आपका मध्य प्रदेश में मांडव जाना हो, जिसे मांडू भी कहते हैं, तो ये सब आपको वहां पर सुनने को मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। वहां रूपमती का महल भी है ना, बाज बहादुर का भी है, सब आपको देखने को मिलेगा। तो रूपमती जो बाज बहादुर की पत्नी थी, उसने जहर खाकर अपनी रक्षा की, क्योंकि उस काल में पराजित करने के बाद, हारने के बाद आमतौर पर
हारने वाले राजा की पत्नियों को, बेटियों को, बहनों को उठा के ले जाया जाता था, फिर उनका शारीरिक शोषण वगैरह भी हुआ करता था। तो इस तरीके से इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, जैसे जौहर प्रथा होती ना, इसीलिए राजपूतों में जौहर प्रथा आपको मिलेगी, जो अपने सतीत्व की, चरित्र की रक्षा करने के लिए कई बार जो है महिलाएं किया करती थी। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो आगे बढ़े। अब हम लोग आ गए हैं बाज बहादुर के पास वापस। बाज बहादुर वहां से भाग गया। पराजित होने के बाद तो पत्नी ने आत्महत्या कर ली, वो हार गया, वहां से पराजित हो गया, भाग गया, कई राज्यों में घूमता रहा, कहीं उसको कोई ठौर नहीं मिला, कहीं उसको ठिकाना नहीं मिला। आखिर में थक हार के वापस अकबर के पास आ गया और अकबर के संरक्षण को, अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो बाज बहादुर ने अकबर के संरक्षण को स्वीकार कर लिया और उसे जो है 2000 का मनसब जो है अकबर के द्वारा फिर प्रदान किया गया, तो इसको मनसबदार बना दिया। अगला है मालवा के बाद आमेर और मेड़ता। ठीक है, आमेर और मेड़ता 1562 में अकबर ने राजपूतों के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। आपने सुना होगा सुलह कुल की नीति कहते हैं इसको, सुलह कुल की नीति। अकबर की सुलह कुल की मतलब किसी के साथ दोस्ती कर ली, किसी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, संबंधी बना लिया। तो एक तरीके से ये जो नीति थी, ये नीति मित्रता और वैवाहिक संबंधों की नीति थी। इसके द्वारा उसने अपना राज्य क्षेत्र विस्तृत किया। और अकबर ऐसा कोई इतिहास में पहला बादशाह, राजा नहीं है जिसने इस नीति का उपयोग किया हो। हम पढ़ चुके हैं पहले से ही, हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने 3-3 शादियां की, है ना, और अपने राज्य का विस्तार किया, अपने राज्य को शक्तिशाली बनाया। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी इस नीति का थोड़ा बहुत सहारा लिया। उसने अपने बेटे और बेटियों की शादी जो है राज परिवारों में की, अपनी शादी भी राज परिवारों में की, और उसने जो है अपने राज्य को मजबूत बनाया, शक्तिशाली बनाया। इस नीति का प्रयोग अकबर ने भी किया। उसने भी जो है, ठीक है, इस प्रकार अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार किया। सबसे पहले बात करते हैं आमेर। आमेर के राजा के वो थे भारमल या बिहारी मल भी बोलते हैं इनको। राजपूत शासकों में सबसे पहले इन्होंने ही अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था। कई लोग वो जो जोधाबाई वाला कॉन्सेप्ट है ना, जोधा काल्पनिक, ऐसा कोई अकबर की पत्नी का नाम जोधा था ही नहीं, तो वो इन्हीं भारमल की पुत्री का बताते हैं। ठीक है, तो आमेर के जो राजा थे भारमल, उन्होंने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह जो है अकबर से किया। कई लोग इनको जोधा समझते हैं, जोधा नहीं है, समझ लो पहले तो ये चीज क्लियर। भारमल की बेटी हरखाबाई, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इन्होंने दासी से शादी करवा दी, बेटी से करवाई नहीं। इन्होंने मुगलों को मूर्ख बना दिया, अकबर को पागल बना दिया और अपनी बेटी की जगह दासी को बैठा के दासी के साथ शादी कर दी। पर जो भी है, अकबर की शादी हुई हरखाबाई से, जो कि भारमल की पुत्री थी, आमेर के राजा, राजपूत राजा, और इस तरीके से यहाँ पर संबंधी हो गए, यहाँ पर रिश्ता हो गया। ठीक, कालांतर में अकबर ने भारमल के पुत्र भगवान दास को जो है मनसबदार भी बनाया। फिर इसके पुत्र को जो है, जो साला है ना, आपको तो पता ही, हमारे ऐसा बोलते हैं ना, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, इस तरह की भी कहावत आप सुनते होंगे। तो अकबर ने अपने साले भगवान दास को मनसब दिया, उच्च मनसब जो है वो दिया, उसको मनसबदार बना लिया, शक्तिशाली हो गया वो भी। फिर मेड़ता के दुर्ग पर अकबर ने अधिकार किया 1562 में, मारवाड़ की सीमा पर था, और एक जागीरदार जयमल राठौर के हाथ में उस समय ये हुआ करता था। ठीक है, हाँ, जोधा वाला काल्पनिक है। आपको अगर ऐसा किसी ने जोधा अकबर वाला पाठ पढ़ाया हो, तो ऐसा अकबर की शादी किसी जोधा नाम की महिला से नहीं हुई है, और ये कुछ है ही नहीं। कई बार हमारे यहाँ पर लोग ऐसे काल्पनिक जो है रिलेशन, रिश्ते, चरित्र, कैरेक्टर बना लिया करते हैं, वो लोग देखते भी होंगे, है ना। चलो, इसके बाद 1562 में भी मेड़ता पर जो है मुगलों का अधिकार हो गया। जयमल भागकर मेवाड़ के राणा उदय सिंह के यहाँ पर शरण लेता है ना। मेवाड़, मारवाड़ के पास में ही मेवाड़ के शासक जो है उदय सिंह के यहाँ शरण ले। अब आते हैं अगला, गढ़कटंगा या गोंडवाना। आपको पता ही है, यहाँ बात होगी एक वीरांगना की, है ना। इतिहास में
जैसे आप लोग लक्ष्मीबाई को जानते हो ना, झांसी की रानी, ऐसी ही एक और महिला थी जिसने अपने राज्य के लिए, अपने सम्मान के लिए अपनी जान दे दी। इस महिला का नाम है, अब ये 1562 में अकबर ने सती प्रथा को खत्म किया। देखो, अकबर ने सती प्रथा को पूरी तरह खत्म नहीं किया था, इस चीज को क्लियर कर लो। अकबर ने सती प्रथा को ऐसे खत्म किया था कि जबरदस्ती किसी को सती नहीं कर सकते, पर अगर कोई महिला अपनी मर्जी से सती होना चाहती तो उसको छूट थी। मतलब अपनी इच्छा से सती होने से अकबर को समस्या नहीं थी कि अगर तुमको खुद को ही जल के मरना हो तो मरो, लेकिन कोई जबरदस्ती किसी को सती नहीं कर सकता था। ऐसे उसने सती प्रथा के लिए काम किया। बाद में जब बेंटिक के काल में कानून बना, 1829 की बात हम लोगों को पता है, तो सती प्रथा को पूरी तरह से खत्म कर दिया। मतलब ना तो जबरदस्ती किसी को सती करवा सकते हो, ना मन से कोई सती हो सकता, मतलब सती हो ही नहीं सकते, खत्म, कॉन्सेप्ट ही खत्म। ठीक है, तो सती प्रथा अकबर ने पूरी तरह खत्म नहीं की, उसने सिर्फ इसको रोकने की कोशिश की। तो ये जो आप देख रहे हो ना, गढ़कटंगा या गोंडवाना, ये एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। यहां पर शासक जो हुए थे उनका नाम था दलपत शाह। दलपत शाह के मरने के बाद जो उनकी विधवा रानी थी, जिसका नाम आप सब जानते हो, जिन्हें हम लोग रानी दुर्गावती के नाम से जानते हैं, और जो एक प्रकार से साक्षात दुर्गा की तरह ही थी, लक्ष्मीबाई जैसी ही वीरांगना मानी जाती है। ठीक है, तो ये दुर्गावती के संरक्षण में उनके अल्पायु पुत्र वीर नारायण का यहां पर शासन था। इस विजय अभियान का नेतृत्व किया आसफ खान ने। ठीक है, गढ़कटंगा पर विजय अभियान का। और अकबर उस समय बिजी था उज्बेकों के विद्रोह का दबाने में। 1564 में दुर्गावती को युद्ध में पराजित कर दिया गया, और बाद में इस राज्य को अकबर ने चंद्रशाह को सौंप भी दिया। तो दुर्गावती ने एक प्रकार से शहादत जो है वो दी, क्योंकि वो कहीं भी नहीं चाहती थी कि वो पहली बात तो पराजित हो, और पराजित हो गई हो तो उनका शरीर जो है अकबर के हाथ में लगे या मुगलों के हाथ में लगे या उसके साथ कुछ भी ऐसा हो। तो फिर दुर्गावती जो है वो शहीद हो गई। अगला है मेवाड़। अब यहां हम बात करेंगे उस रियासत, उस राज्य की जिसने सबसे ज्यादा अकबर को चुनौती दी, परेशान किया, और यह है महाराणा प्रताप वाला राज्य। ठीक है, 1567 में अकबर ने स्वयं मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ का अभियान किया। चित्तौड़ के बारे में पहले मैं आपको सल्तनत काल में भी बता चुका हूं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, है ना? याद आया कुछ कि नहीं आया? याद आया? अलाउद्दीन खिलजी के समय हम लोग चित्तौड़ पर बात कर चुके हैं। कौन था यहां का शासक? याद होगा, मैंने बताया था रावल रतन सिंह। तब चित्तौड़ के शासक हुआ करते थे रावल रतन सिंह। बाद में चित्तौड़ फिर स्वतंत्र हो गया था। अब इस समय जो है अकबर के काल में यहां के शासक जो है, ठीक है, वो फिर से जो है मुगलों के साथ लड़ने वाले। कई महीनों तक अभियान जारी रहा। मतलब चित्तौड़ को जीतना इतना आसान नहीं था। तो इस बार जो है फिर मुगल और राजपूत आपस में भिड़े, क्योंकि चित्तौड़ ने उनकी अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया। अकबर का सीधा सा कॉन्सेप्ट था कि जो अधीनता स्वीकार करना चाहे कर ले, सबसे अच्छा तो यही है, हमारे संरक्षण में राज्य करो। नहीं करना है, नहीं अधीनता स्वीकार करना है तो लड़ो। तो ऑलमोस्ट सारे राजपूत राजाओं ने धीरे धीरे अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया, उसके संरक्षण में राज्य करते रहे। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिनके लिए आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है दुनिया में। मतलब वो अपने आत्मसम्मान को नहीं खो सकते, बाकी चाहे कुछ भी चला जाए, जान चली जाए। तो ये उसी तरीके के लोग थे। राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, ये वही थे कि चाहे मर जाएंगे पर तुम्हारे अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे, हमें नहीं चाहिए ऐसा राज्य। तो यहां आक्रमण कर दिया मुगलों ने। बहुत समय तक चित्तौड़ के ऊपर जो है आक्रमण करने के बाद अभियान जारी रहा, जीतने की इसको कोशिश की गई। फिर मुगलों ने इस पर अधिकार भी कर लिया। राणा उदय सिंह जो है वो वहां से चले गए और उन्होंने उदयपुर को अपनी राजधानी बना लिया। फिर उन्होंने अपनी राजधानी
उदयपुर को बना लिया और वहां से जो है वो मुगलों से लोहा लेने लगे। हार नहीं मानी उन्होंने। अब अकबर को यहाँ कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ा। इतनी आसानी से जो है उदय सिंह हार मानने को तैयार नहीं थे, इतनी आसानी से उनका राज्य जीत नहीं पा रहा था वो। तो अकबर ने यहाँ पर जिहाद का नारा, आखिर में आपको पता है कि मुगल जब भी कभी ऐसे हारने लगते या उनको लगता कि वो कमजोर हो रहे हैं, सेना का मनोबल टूट रहा है, कम हो रहा है, तो वो जिहाद का नारा दे देते। जैसे आपने सुना होगा ना, बाबर और उसके पहले भी ये सारी चीजें होती रही हैं, तो जिहाद का नारा दिया गया। माना जाता है कि चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने यहाँ पर निर्दोष जनता का कत्लेआम करने का निर्देश दिया। जैसे ही उसने, वो होता ना कि गुस्सा, जैसे ही चित्तौड़ को जीता तो फिर बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर काफी सारे लोगों को मार दिया गया, ठीक है, कत्लेआम मचाया गया। और ये एक कलंक की तरह भी कई लोग उसके काल में, उसके शासन पर ऐसा मानते हैं। चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने आगरा के किले के बाहर हाथी पर बैठे जयमल और फतेह सिंह जो है, ये मैंने आपको बताया भी था कि जो आगरा का किला है वहां पर इनकी मूर्तियां लगवाई गई है ना, तो उनकी वीरता की स्मृति में ये मूर्तियां स्थापित करवाई अकबर ने आगरा के किले में। समझ रहे हो आप लोग? चलो, तो ये मेवाड़ जीत लिया गया। इसके बाद रणथंबोर, यहां पर राजपूत शासक हाड़ा सुरजन राय का शासन था, ठीक है। अब अकबर ने वही नीति अपनाई कि पहले चाहो तो सुलह कर लो, नहीं होगा, उसने मानसिंह को भेजा समझौते के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ शर्त रख दी। अकबर की सर्वोच्चता को स्वीकार किया कुछ शर्तों के साथ। पहला, वैवाहिक संबंध नहीं रखेंगे। आमतौर पर अकबर या मुगल जो है किसी भी राज्य के साथ सुलह करने के बाद वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे, वहां की बेटी बहन बेटी से शादी कर लिया करते थे। दूसरा, दरबार में सजदा नहीं करेंगे, है ना, क्यों सर झुकाए तुम्हारे सामने। और दरबार में शस्त्र लेकर प्रवेश करने की अनुमति, ये कुछ शर्तें उन्होंने रखी, ठीक है। इसके बाद मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर के शासकों ने भी, ठीक है, अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे ये भी मुगल शासन के अधीन हो गए। मतलब एक प्रकार से धीरे धीरे सभी राजपूत शासकों ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। लेकिन वही मैंने कहा कि महाराणा प्रताप ने इसको स्वीकार नहीं किया आगे जाए। कालांतर में चंद्रसेन जो मारवाड़ के शासक थे, उन्होंने विद्रोह भी कर दिया, ठीक है, तो मुगल साम्राज्य में उसको मिला लिया गया। तो 1570 तक आते आते, मतलब बैरम खां का काल खत्म हो गया, पेटीकोट शासन खत्म हो गया, और उसके बाद 1570 तक आते आते मेवाड़ के अलावा, ठीक है, लगभग सारे ही स्वीकार कर चुके थे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। समझ रहे हो? एक तो मेवाड़, इसने अकबर के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया। उसके अलावा बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, 3 और राज्य बचे थे जो कि इसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किए। बाकी ऑलमोस्ट पूरा राजपूताना जो है अकबर की अधीनता को स्वीकार कर चुका था, मुगलों के साथ सुलह कर चुका था। अब इनको जीतना था मेवाड़, और वही युद्ध ही एक ऑप्शन है, क्योंकि सामने वाला ऐसे तो मान नहीं रहा, है ना। तो हल्दी घाटी का युद्ध आपको मिलेगा 1576 में। हम सब जानते हैं पानीपत के युद्ध के 20 साल के बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में। तो इस युद्ध में उदय सिंह जो आपको मैंने बताया था, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यहां तक आते आते 1572 में वो मर गए हैं। उनके बाद उनके पुत्र जो है महाराणा प्रताप, वो मेवाड़ की गद्दी पर बैठ गए हैं। और जैसे पिता ने कभी अधीनता नहीं स्वीकार की, हार नहीं मानी, बेटा भी वैसे ही था, तो उन्होंने भी मना कर दिया, ठीक है। अब महाराणा प्रताप ने उदयपुर के बाद मेवाड़ की राजधानी कुंभलगढ़ जो है अपनी स्थापित कर ली, शिफ्ट कर ली, स्थानांतरित कर ली। 1576 में लड़ाई हुई हल्दी घाटी की। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय हुई। ये सारा हम जानते हैं, ठीक है। भारत के कुछ महान युद्धों में से, चर्चित युद्धों में से एक माना जाता है हल्दी घाटी का युद्ध भी। कभी भी आप कुंभलगढ़ के किले की तरफ जाए, चित्तौड़ की तरफ जाए, तो आपको वहीं पर हल्दी घाटी भी मिल जाएगी। वो भी आप घूम सकते हो, देख सकते हो, विजिट कर सकते हो। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। इस युद्ध में मुगल
जीते, महाराणा प्रताप की पराजय हुई। हारने के बाद भी जैसे कई शासक क्या होते थे ना, पहले अकड़ रहे हैं, नहीं मानना अधीनता, नहीं अधीनता को स्वीकार करना, नहीं तुम्हारे साथ दोस्ती करना, फिर हार गए, हारने के बाद मान जाते थे। महाराणा प्रताप ने हारने के बाद भी स्वीकार नहीं किया। अब इसके बाद तो आपको पता है कि उनको बहुत ज्यादा भटकना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। यहां तक भी आप सुनते ना कि घास की रोटियां खाई उन्होंने, ये भी हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो बहुत भटके, संघर्ष किया, लेकिन फिर भी आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता। देखो इतिहास में मैंने आपसे कहा ना, कौन महान कौन माना जाता है, वो महान नहीं होता जिसने बहुत सारे लोगों को पराजित किया हो, वो महान नहीं होता जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा हो, जिसने कभी हार का मुंह नहीं देखा, वो महान नहीं होता। महान वो होता है जो दूसरों को माफ करना जानता हो, महान वो होता है जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जाना जाता हो, वो महान होता है। महाराणा प्रताप बहुत महान माने जाते हैं हमारे, इसीलिए माने जाते हैं। अब आप देखो उनके आसपास कई राजपूत राज्य थे, है ना, और उन्होंने अकबर की मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया, उनका राज्य बना रहा, वो राज करते रहे, पर इतिहास में उनको कोई नहीं जानता। इतिहास योद्धाओं को जानता है, घुटने टेकने, आत्मसमर्पण करने वालों को नहीं जानता। ठीक है, कई सारे बच्चे तैयारी शुरू करते हैं, साल 2 साल बाद हार मान जाते, घुटने टेक देते, उनको कोई नहीं पूछता, कोई नहीं जानता। लेकिन जो लड़ता है, अंत तक लड़ता है, उनको जानता है, लड़ के जो आखिरकार निकल जाता है उसको सब जानते। तो सीधी सी बात है कि अगर आपको इतिहास में ऐसे महान योद्धाओं के बारे में पढ़ने को मिलता है तो ये वो लोग नहीं है कि जिनका बहुत बड़ा साम्राज्य। महाराणा प्रताप का कौन सा बड़ा साम्राज्य था, महाराणा प्रताप ने कौन सा बड़े इलाके पे राज किया, लेकिन महाराणा प्रताप आत्मसम्मान के लिए लड़ते रहे, कभी घुटने नहीं टेके, तो बस महान माने जाते हैं। ठीक है, तो ये हल्दी घाटी के युद्ध के हारने के बाद भी मुगलों की अधीनता को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व आसफ खां और मानसिंह के द्वारा किया गया, जबकि महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खां सूर जो अफगान है और भीलों की सेना ने मिल के जो है नेतृत्व किया था। ठीक है, भामा शाह के बारे में भी आप इसी समय जो सुनते हो। तो ये इस प्रकार से ये युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के बाद में अकबर को मेवाड़ भी मिल गया, जो अभी तक भाग रहा था दूर, जो पास में नहीं आ पा रहा था। तो इस तरीके से 1576 के बाद मेवाड़ भी आ गया। अब महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावड़ को बनाया। ठीक है, और यहां से उन्होंने उस पद्धति का यूज किया जिसको आगे जाकर बहुत सारे लड़ाकुओं ने, योद्धाओं ने प्रयोग किया। इसका नाम है छापामार या गुरिल्ला पद्धति। खास करके आप देखोगे मलिक अंबर ने भी इसका यूज किया है, पर इसके लिए जाना जाते हैं शिवाजी, छत्रपति शिवाजी और बाजीराव प्रथम पेशवा जो था, इस युद्ध नीति के लिए जाने जाते हैं। बाजीराव प्रथम पेशवा को आप जानते ही हो, 1720 से 1740 तक वो पेशवा रहा। छत्रपति शिवाजी को भी आप जानते हो। अकबर के काल में महाराणा प्रताप ने इस युद्ध नीति का प्रयोग किया और इसी को आगे औरंगजेब के काल में छत्रपति शिवाजी ने यूज किया। तो ये क्या है आपको पता है, अचानक से छुप के जो है हमला कर देना, है ना, अचानक से घाव बोल देना और सामने वाले को हक्का बक्का कर देना और उसको पराजित कर देना, छिपे रहना, सामने आमने की लड़ाई नहीं लड़ना। ठीक है, ऐसी जगह चुनना जो आपके लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। और वो कहते हैं ना कि अपने पाले में आने दो, जब गेंद अपने पाले में आएगी तब देखा जाएगा। तो सामने वाले को अपने इलाके में लाओ और अपने इलाके में जो है उसको दबोच लो। तो इस तरीके से अचानक से जो है छापा मारना, घात लगा के बैठना, हमला कर देना, ये पद्धति गुरिल्ला पद्धति के नाम से जानी जाती है, जिसकी शुरुआत महाराणा प्रताप ने ही की। आगे जाके मैंने बताया आपको मलिक अंबर ने भी यूज किया है इसको, छत्रपति शिवाजी तो इसके लिए जाने ही जाते हैं। मराठाओं की सफलता में, मराठाओं के इतने ज्यादा शक्तिशाली होने में इस युद्ध पद्धति का बड़ा जो है रोल है। आप देखोगे कि एक तरफ मुगलों की सेना बहुत बड़ी थी, छत्रपति शिवाजी तक आते आते तो औरंगजेब का शासन जो है, मुगलों का शासन बहुत ज्यादा हो गया था, बहुत शक्तिशाली था।
फिर भी वो लगातार मुगलों के खिलाफ सफल क्यों हो पाते थे? छत्रपति शिवाजी की सेना मुगलों के सामने कहीं भी नहीं टिकती थी, लेकिन फिर भी वो इसलिए उनको परेशान कर पाते थे क्योंकि वो इस पद्धति का यूज करते थे, इस तरीके से वो उनसे लड़ते थे। ठीक है, यहां तक कि छत्रपति शिवाजी को तो आपको पहाड़ी चूहा भी कहा गया। पहाड़ी चूहा क्यों कहा गया? क्योंकि मुगल ऐसा मानते थे कि वो अचानक से बिल से बाहर आता है, अपना काम करता है, बिल में वापस चला जाता है। सुना है आपने ऐसा? छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए मुगलों ने ऐसे शब्द यूज किए हैं। तो ये उनकी सफलता का कारण था, ये उनके जो है जीतने का कारण बना। तो ये महाराणा प्रताप की देन मान लो आप। उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा अमर सिंह जो है अगला शासक बना। राणा उदय सिंह के बाद राणा प्रताप, और प्रताप सिंह के बाद उनका बेटा अमर। ठीक है, अमर सिंह को अगला शासक बनाया गया, लेकिन अमर सिंह भी पिता की तरह, दादा ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की। चलो मैं देख रहा हूं आपके कमेंट्स। तो दादा ने भी नहीं की, पिता ने भी नहीं की, महाराणा प्रताप भी नहीं झुके आखिरी तक, और बेटे ने भी हार नहीं मानी। ठीक है, उसने भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। बाद में अकबर के बाद जहांगीर के साथ अमर सिंह ने जो है समझौता कर लिया, और इस तरह सभी प्रमुख राजपूत रियासतें मुगल प्रभु सत्ता को स्वीकार कर लेती है। बहुत समय लगा मेवाड़ के साथ दोस्ती करने में मुगलों को। चलो, तो ये हो गया राजपूत रियासतें। अब गुजरात की विजय अगले सेशन में जब हम लोग मिलेंगे तो मैं आपको अकबर की अन्य विजय, उसकी प्रशासन, ठीक है, नीतियां, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं सेशन आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया हो, अच्छी बात है, नहीं किया हो तो कर दो भाई। सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर दें। अगर आपने नहीं किया हो तो कर दिया हो तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, आपको पता है, लेकिन उससे पहले हैप्पी वैली एकेडमी का पेड बैच आ चुका है। परसों से 15 मई से शुरू भी हो गया, अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। 1 साल, 2 साल, 3 साल का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं हैप्पी वैली एकेडमी के साथ। ठीक है, और यहाँ आपको जीएस का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑप्शनल का भी मिल जाएगा, और हिस्ट्री तो मैं खुद पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी नवीन सर पढ़ाएंगे। दोनों ही मास्टर है, आपको पता है, अपने अपने सब्जेक्ट्स में। ऑप्शनल और जीएस का कॉम्बो भी आप ले सकते हैं इन 2 ऑप्शनल के साथ। सभी में 50% का डिस्काउंट है। जिन बच्चों को एडमिशन लेना है वो अभी ले ले, क्योंकि अभी भी 50% डिस्काउंट वाला ऑफर चल रहा है। आधी फीस में एडमिशन हो जाएगा। ईएमआई का ऑप्शन भी है। मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अगर एक साथ पैसे को पे करने में, फी पे करने में समस्या है, वैसे अमाउंट बहुत कम है, तो उसमें भी ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल है। आप हैप्पी वैली एकेडमी की टीम से इन नंबरों पर बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर मैं आपको दे रहा हूं, इन नंबर पर बात कीजिए, हैप्पी वैली एकेडमी की टीम से कांटेक्ट कीजिए और जल्दी ही अपने सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए मिल जाएगी, ये हेल्पलाइन नंबर है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम हैप्पी वैली एकेडमी राइज। आपको टेलीग्राम से जुड़ना हो तो हैप्पी वैली एकेडमी, ठीक है, राइज के नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। चलो फिर मिलेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।